नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां हरियाणा इकोनॉमी की आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 9। तो क्लास नंबर 9 के अंदर हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी की क्लास नंबर 9, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द हरियाणा इकोनॉमी सिंस इंसेप्शन, यानी जब से हरियाणा बना, कब से? 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक हरियाणा की इकोनॉमी में हमें क्या बदलाव देखने को मिले, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में हमें क्या बदलाव देखने को मिले, ये पढ़ेंगे आज की हम क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहेगा हमारा टॉपिक, हरियाणा की अर्थव्यवस्था अपनी स्थापना के बाद से। ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, hsscexamcracker.com ये हमारा खुद का अपना टेस्ट पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे आप जाकर अपनी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इवन एचएसएससी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको उसके हर एक मॉक टेस्ट, हर एक पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जाइए अपने आप को साइन अप कीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उसके साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस का एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, हमारी इसके अलावा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के नाम से। उसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, जब चाहे फिर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा। अगर आपको नोट्स चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं, वो सब नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो सब नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे। सारे के सारे लिंक्स कहाँ मिलेंगे? आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन। देखो, हमें पता है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई है। ठीक है, हमें अच्छी तरह पता है हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ है हरियाणा। अब हरियाणा आज के समय, देखो उस समय जब हरियाणा बना था एक एग्रीकल्चर स्टेट था। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेट था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज जो है लगभग एनसीआर के एरियाज में ही, के आसपास ही रह गई हैं। और आज हरियाणा की अगर हम बात करें तो पूरे एक लीडिंग स्टेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। वैसे जब हरियाणा बना था तो भारत में 17वें राज्य के रूप में बना था, लेकिन आज की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। उसी चीज को हम ढंग से पढ़ेंगे, आज समझेंगे चीजों को, और कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, हेल्थ, न्यूट्रिशन है, लिटरेसी है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है। इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है अगर हम हरियाणा की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं उसके इंसेप्शन के साथ साथ। अब पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, पहला हमारा तो फैक्टर आएगा पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जनसंख्या। देखो, हरियाणा की जनसंख्या एक तरीके से साधन भी है और अंत भी है, यानी मीन्स भी है और एंड भी है। कैसे? पॉपुलेशन से आप कह सकते हो कि आप जैसे मान लो पॉपुलेशन की वजह से हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट में भी आ रहे हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो हमें ज्यादा मैन पावर मिलती है। ठीक है, ज्यादा मैन पावर मिलती है, ज्यादा लेबर मिलती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे उन ज्यादा लोगों का रख रखाव करने का जो प्रेशर है वो सरकार के ऊपर बढ़ जाता है। तो ये एक साधन भी है और एक अंत भी है, या मीन्स भी है और एंड भी है। मीन्स और एंड दोनों ही है ये। ठीक है, तो एक तरीके से मीन्स भी है और एक एंड भी है। नेक्स्ट हम बात करें, इकोनॉमी का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। और पॉपुलेशन जो है काफी क्लोजली रिलेटेड है, बहुत नजदीकी तौर पर रिलेटेड है किससे? आर्थिक विकास से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत गहरा संबंध है पॉपुलेशन का। जहां पे पॉपुलेशन की अर्थव्यवस्था उसके विकास के में सहायक सिद्ध होती है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए प्रयासों को विफल भी कर सकती है। अगर पॉपुलेशन, एक तरीके से पॉपुलेशन क्या करती है, एक स्टेट को, एक राज्य को, एक देश को, राज्य को, किसी को भी कह लो, डेवलप भी करती है। ऐसा नहीं कि पीछे पीछे लाती, डेवलप भी करती है, लेकिन पीछे लाने का काम भी पॉपुलेशन करती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, उत्पादकों में, वैज्ञानिकों में, उद्यमियों में, इंजीनियर्स, पेशेवर, व्यापारी आदि ये सब भी बढ़ते हैं।
लेकिन साथ साथ दूसरी ओर कुछ अर्थशास्त्रियों को मानना है कि भाई जनसंख्या जब बढ़ती है तो साथ साथ कुछ आर्थिक बाधाएं भी लाती है। ठीक है, जो कि सच्चाई भी है। देखो, अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो उन सबको रोजगार अवेलेबल कराना, उन सब के लिए सुख सुविधाएं अवेलेबल कराना, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, ये सरकार के कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग काम हो जाता है। ये सारे के सारे सरकार के बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम हो जाते हैं, और इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए अगर पॉपुलेशन कम होती है तो वहां पे ज्यादा आसान रहता है गवर्नमेंट के लिए। तो दूसरी ओर अगर डेवलपमेंट ज्यादा होती है तो उससे दिक्कत भी है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो कोई ना हमको साइंटिस्ट बन के मिलेगा, कोई इंजीनियर बन के मिलेगा, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बन के मिलेगा, कोई नया एंटरप्रेन्योर यानी व्यापारी बन के मिलेगा। तो कुछ भी रूप में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से पॉपुलेशन प्रभाव डालता है। और अगर पॉपुलेशन के ऊपर हम बात करें तो हाई पॉपुलेशन साइजेस, अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है ना तो उससे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अगर जनसंख्या ज्यादा है, भोजन में कमी आएगी, शॉर्टेज आएगी फूड में, बेरोजगारी ज्यादा होगी, गरीबी समस्या ज्यादा रहेगी, पर्यावरण पे प्रभाव काफी पड़ेगा। ये सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी हिसाब में, इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हरियाणा के पॉपुलेशन के। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफी मेहनत लगती है आपकी, आपके लिए एक क्लास लाने में भी, एक क्लास लाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो उस मेहनत का कुछ फल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चुका सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारी भी हिम्मत बनी रहे, हम भी आपको लगातार वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करते रहें। साइज एंड ग्रोथ पॉपुलेशन इन हरियाणा, हरियाणा में वृद्धि, जनसंख्या का आकार और वृद्धि। अब देखो, जनसंख्या का आकार अगर बात करें तो हमें एक टेबल के देखना पड़ेगा जो 2011 की भी जनसंख्या बताएगा और पिछली भी बताएगा। अब हम पहली बार हरियाणा की बात करते हैं जब जनसंख्या के बारे में, तो 1971 में पहली बार हमें जनगणना के बारे में पता लगा था कि भाई हाँ, हरियाणा में भी जनगणना होगी। तो 1966 में तो बना। उससे पहले हर 10 साल में, 1961 में, ठीक है, 1961 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, ये जनगणनाएं होती आई हैं। हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। तो ये जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, हर 10 साल में होती है। हरियाणा की जो पहली जनगणना जब हरियाणा बना उसके बाद 1971 में हुई। ठीक है, तब हमारी जो पॉपुलेशन थी लगभग ये देख लो 1 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, ये लिख लो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1,36,431। ये उस समय का डाटा है जब हमारी 1,36,431 थी, जिसके अंदर हम तिरपन 53 लाख के आसपास तो मेल थे और 46 लाख के आसपास कौन है, क्या है, फीमेल्स थी। ये हमारा डाटा था उस समय का। अब इस टॉपिक को हमारे उसमें डाला गया ना, तो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब पुराने जब से बना है तब से लेकर अब तक डेवलपमेंट कितनी हुई, देख लो, डबल से लगभग 150% कह सकते हो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, या कह लो कि पॉपुलेशन जो है 2.5 गुना होगी। तब 1 करोड़ थी, अब 2.5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, 2021 का डाटा अब तक अवेलेबल है नहीं, तो 2021 का डाटा हम फॉलो नहीं कर सकते, हमारे पास डाटा ही 2011 तक का अवेलेबल है। तो 2011 के डाटा के हिसाब से हम 2.5 गुना तो ये बढ़ चुके हैं, 2.5 टाइम्स। ठीक है, 2.5 टाइम्स। मेल्स की बात करें तो इन्होंने भी देखो लगभग 2.4, 2.3 टाइम्स ये भी बढ़े हैं। उसके अलावा फीमेल्स भी में भी इतना ही ग्रोथ देखने देखने को मिला है। ठीक है, हर साल जो पॉपुलेशन बढ़ती है, डिकेडल परसेंटेज इंक्रीज, हर 10 वर्ष में, डेकेडल का मतलब क्या होता है, हर 10 वर्ष में। ठीक है, हर 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस समय जो ग्रोथ रेट थी 32% थी, फिर 28% है, फिर 27% है, फिर 28, अब 19.90% हमारी ग्रोथ रेट थी। देखो, कुल मिला के बात क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन वो भी घटते हुए क्रम में। ऐसा नहीं है कि मतलब पॉपुलेशन लगातार कंटिन्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती भी जा रही है, जो उसका जो परसेंटेज रेशियो है वो क्या है, घटते क्रम में है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें
पॉपुलेशन इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन 2011। हरियाणा के 2011 के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या पॉपुलेशन थी, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या पॉपुलेशन थी। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ पे, देखो देखो जल्दी, फरीदाबाद 18 लाख, ठीक है। फरीदाबाद से ज्यादा किसी कहीं जनसंख्या नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। एरिया कम है, लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा ही मिलेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो फरीदाबाद में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में क्यों है? क्योंकि उनका जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम अगर बात करें तो 17 वाला ये रहा, ठीक है, 17 वाला हिसार। उसके बाद पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हिसार में आती है। तो ऐसे करके टोटल बता रखा है कि किस एरिया में कौन सी कितनी फीमेल ज्यादा है, कितनी मेल ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ठीक है। चलिए, इस ये टेबल रिफ्लेक्ट क्या करता है, इस टेबल से जब अभी जो टेबल नंबर 1 हमने देखा, जिसके अंदर हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था, वो टेबल क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो जनसंख्या को दर्शा रहा है, जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहा है कि 1971 में हमारी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी, जब बढ़ के अब ढाई ढाई करोड़ के आसपास हो गई 2011 में, ठीक है। ये 2011 में हमारी जो ग्रोथ थी वो 19.90% हो गई है। राष्ट्रीय जो विकास दर है, अगर हम एवरेज जो इंक्रीज परसेंटेज की बात करें, नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो विकास दर है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, वो 17.64% है, ठीक है। 17.64% की दर से राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो 19.90% से बढ़ रही है। तो एक तो ये कंपैरिजन वाला डाटा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हरियाणा की जनसंख्या की वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। टेबल सेकंड नंबर पे उसने ये बता दिया कि भाई फरीदाबाद है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, और अधिक जनसंख्या इतनी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा 2442, ये कहाँ है, आपको फरीदाबाद में ही देखने को मिलेगी। और सबसे कम सिरसा में है जो कि 303, क्योंकि सिरसा का एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन कम है, इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 303 वहां पे है। एवरेज की अगर हम बात करें, सारे के एवरेज, तो 573 पूरे ऑल ओवर इंडिया की, इंडिया की सॉरी, ऑल ओवर हरियाणा की बात करते हैं, पूरे ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 573 आती है। सिरसा की इतनी है और फरीदाबाद की 2442, 303, 2442, 573, ठीक है। अब यहाँ पे मेन रीजन क्या है, फरीदाबाद में पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसा मेन रीजन क्या है, वहां पे एनसीआर के नजदीक का एरिया है, नियर कैपिटल दिल्ली, दिल्ली कैपिटल रीजन के आसपास वाला एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, जन्म दर से प्राप्त एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति को जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहते हैं, जन्म दर। बर्थ रेट क्या है, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर प्रति 1000 बच्चों पर, प्रति 1000 बच्चों पे, हर 1000 बच्चों पे जो जीवित बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, बर्थ रेट। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पर ईयर इन अ ईयर, मतलब पर 1000 पर्सन, मतलब पर 1000 व्यक्तियों के ऊपर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और जीवित हैं, ये क्या कहलाएगा, बर्थ रेट। डेथ रेट उसी का उल्टा, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या, ठीक है। 1000 में से कितने शिशु, कितने बच्चे जिनकी डेथ होती है एक साल के अंदर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो रही है एक साल के अंदर, ये हम कहते हैं मृत्यु दर, डेथ रेट, ठीक है। और बर्थ रेट में 1000 बच्चों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है जी। और ये डाटा लेते हैं एक साल के अंदर का। अभी कहीं तो जो हमारी जो दर है, ठीक है, व्हेन इट इज सेड बर्थ रेट इज 21, इसका मतलब क्या है कि 21 बच्चे बॉर्न होते हैं हर 1000 व्यक्तियों पे, पर 1000 पर्सन के ऊपर 21 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में पिछले 4 दशकों में भी ये मृत्यु दर में तो काफी कमी आई है। अगर हम टेबल को देखें तो देखो इस टेबल को,
1971 में बर्थ रेट था 42.1, डेथ रेट था 9.1, और एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। तो उस समय जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, अब क्या है, बच्चा अगर 1 साल का होने से पहले पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, प्रति 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर, ये क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। उस समय इसके भी कई सारे कारण होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उस समय जब डेथ थी 1971 में 72 बच्चों की डेथ हो जाती थी। इसको घटा के हम आधे पे 50% पे ला चुके हैं। ठीक है, 50% पे ला चुके हैं, 36 हो चुका है ये। और 9.1 से डेथ रेट जो है 6.1 आ गया है, 42 से ये 21.2 आ गया है, यानी लगभग हमने 50% इसमें, 50% इसमें, और इसका कह सकते हो आप 33% के आसपास ड्रॉप हम इसमें भी कर चुके हैं डेथ रेट में। अगर टेबल नंबर 3 के बारे में समझेंगे पूरा, तो वही बात है जो भी मैंने आपको बताया, सेम वही चीज है। शिशु मृत्यु अनुपात है, वो क्या होता है, 1 साल से बच्चों, 1 साल से कम के जो बच्चे हैं, जितने बच्चों की डेथ हो रही है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है, और प्रति 1000 बच्चों पे इसको देखा जाता है। ठीक है, जन्म और मृत्यु दर को दर्शा रही है। मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए, बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिलाने के लिए, बहुत सारी सुविधाएं, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज करने के लिए, मतलब इनको डिक्रीज करने के लिए, कम डिक्रीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई। हालाँकि मतलब जन्म दर में काफ़ी कमी आई है, ये फिर भी है, अधिक है। मतलब अभी भी जो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन बहुत, अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या हरियाणा की लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व के केस में क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कि भाई जनसंख्या घनत्व के अंदर एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, यानी एक 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया क्या? 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया का मतलब क्या होता है? एक बॉक्स बना लो, इस तरफ का 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, और इधर भी 1 किलोमीटर। ऐसे एक 1 किलोमीटर का चारों तरफ का डब्बा बना लो। इस डब्बे के अंदर कितने व्यक्ति, इस डब्बे के अंदर कितने व्यक्ति मिलेंगे आपको, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला भी है, टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, जितनी भी जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दो टोटल एरिया से, तो जनसंख्या घनत्व निकल आता है। अब आप एक जगह की देख रहे हो, तो आपको एक शहर की पॉपुलेशन लेनी है, शहर का एरिया लेना है। गांव को देख रहे हो तो की पॉपुलेशन डिवाइड में गांव का एरिया। लेकिन अगर आप देख रहे हो पूरे देश की, तो पूरे देश का की पॉपुलेशन डिवाइड में पूरे देश का एरिया। ठीक है, तो कहने का मतलब, जहां की आप पॉपुलेशन डेंसिटी जिस एरिया की निकाल रहे हो, उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन निकाल के उसको डिवाइड कर दो एरिया से, आपको मिल जाएगी क्या? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन चीजों से रिलेटेड पहले भी काफी क्वेश्चन HSSC में पूछे गए हैं, और हम सबने उनके जवाब भी अच्छे से दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीजें हैं। अब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जनसंख्या घनत्व तो काफी चीजें डिपेंड करती हैं उसके ऊपर, काफी चीजें डिपेंड करती है। 2011 के अंदर हमारा जो एरिया है, तो हमारा एरिया तो यही है 44,212, 1966 से लेकर 2023 में आ गया हम। आज भी हमारा एरिया तो यही है 44,212। ठीक है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व लगातार कम हो गया है। ठीक है, आज हमारा जनसंख्या घनत्व 573 है, जो भारत की जनसंख्या के घनत्व से भी ज्यादा है। अगर यहाँ कंपेयर करें तो देखो, ये तो हमारे हरियाणा के लिए है, ठीक है, इस साइड, और इस साइड हमारा इंडिया के लिए, हमारे पूरे भारत देश के लिए। तो इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1971 में इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 177 थी, और हरियाणा की थी 227। पीछे याद रख लेना, सत्ते सत्ते, पीछे याद रखना, सत्ते सत्ते, दोनों सत्ते सत्ते वाले। ठीक है। लेकिन जैसे ही 2011 तक हम पहुंचते हैं,
यहाँ 382 हुआ है और ये 573 पे आ चुके हैं हरियाणा में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो यहाँ भी देखने को मिल रही है हमें, लेकिन ये डेवलपमेंट हमें नुकसान नुकसान पहुंचा रही है। अब हरियाणा के हिसाब से उसकी फोर्थ जो तालिका है वो उसने क्या दर्शाया भाई, जनसंख्या घनत्व तो हमेशा राष्ट्रीय औसत से हमारा हमेशा ऊपर रहा है। अगर आपसे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दे दे, तो उसमें बोले कि हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो जनसंख्या घनत्व है, वो हमेशा कम रहता है, हमेशा कम रहता है भारत की जनसंख्या घनत्व से। तो बच्चों को लगेगा कि यार ये देखो भारत कितना बड़ा देश है, वहां पे तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, हमारी हरियाणा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारा स्टेट छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा सेंटर वाले से ऊपर ही रही है। भौगोलिक दृष्टि से हमारा जो क्षेत्रफल है 1.34% है। ठीक है, जितना भी इंडिया का एरिया है उससे 1.34% एरिया लिए बैठे हैं हम, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या 2.09% है। जनसंख्या 2.9%, एरिया 1.34%, तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से 1/3 से ज्यादा एरिया हमारा एनसीआर में आता है, एक तिहाई से ज्यादा एरिया जो हमारा एनसीआर में आता है, तो यहाँ पे भी ये भी समस्या है। ठीक है, एनसीआर में काम धंधे वगैरह ज्यादा हैं, जिस वजह से लोग ज्यादा बाहर अदर स्टेट्स के भी और भी आके इस ये पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, बस जाते हैं और वहीं पर्टिकुलर अपना रहने लग जाते हैं। तो रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, इस इनका भी एक अपना ही हिसाब होता है, इनका एक अपना रेशो है, अपना एक कह लो कि इंडेक्स है, इनका अपना एक सूचकांक है, अनुपात है, जिसके अंदर औद्योगिकरण के हिसाब से, देखो शहरों में औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, शहरों में इंडस्ट्रीज ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ ज्यादा इकट्ठा होते हैं। लेकिन हरियाणा की जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर है, हमारे हरियाणा की कृषि कैसी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हम, हमारी जो ज्यादातर जनसंख्या है वो शहर की बजाय गांव में रहती है। तो अर्बन रूरल पॉपुलेशन की जो हरियाणा के अंदर है, अलग अलग सेंसस देखने को मिले हैं हर बार। रूरल पॉपुलेशन 82.3%, अर्बन 17.7। ये तो धीरे धीरे घटते आए और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 17 से पहुंच गए 34, डबल हो गए, और यहाँ 82 से घट गए 65 पे। यानी आज भी 2011 के सेंसस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई टोटल जो 65% के आसपास जो लोग हैं आज भी हमारे गांव में रह रहे हैं। 65.1% जो व्यक्ति हैं वो आज भी हमारे कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। और केवल 34.9% हम कहाँ रह रहे हैं, शहर में। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, यही चीज हमें आगे बताई हुई है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि 65.1% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में से बाहर रह रही है, आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। ठीक है, और केवल 34.9% आबादी है जो शहरी क्षेत्रों में रह रही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बिजी हैं, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बिजी होने की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वहीं पे ज्यादा है। और ज्यादा लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अगर बिजी होते हैं, इससे भी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट कम होती है, क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार ज्यादा होते हैं फिर। जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है ना, छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं डिसगाइज्ड, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, और जो ग्रोथ का जो रेट है वो काफी कम हो जाता है। एज स्ट्रक्चर कंपोजिशन, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की आयु संरचना भी काफी डिपेंड करती है। भाई कितने बच्चे कितने हैं, व्यस्क कितने हैं, काम करने वाले काम धंधे वाले कितने हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे ना एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके स्पेशल हाईलाइट कर रहा हूँ। पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर इज नोन एज वर्किंग पॉपुलेशन। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या की जो जो आयु वर्ग है वो कितना होता है, वो 15 से 59 के तक होता है, 15 से 59, यानी 15 से 59। ठीक है, 0 से 14 साल और 60 साल से ऊपर की अगर बात करें, तो वो ऐसा वर्ग होता है 0 से 14 और 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक वाले, 0 से 14, 60 वर्ष या 60 से
वो नॉन वर्किंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ऐसे लोग जो आश्रित आश्रित हैं या कार्यशील गैर कार्यशील है, काम नहीं कर सकते और आश्रित हैं किसी और के ऊपर। ठीक है। 0 से 14 की अगर हम बात करें तो इनकी एज में इनकी मतलब ग्रुप में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पे 60 से ऊपर की जनसंख्या भी काफी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो रही है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उच्च जीवन का उच्च स्तर, बेहतर प्रत्याशा, उच्च जीवन प्रत्याशा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मृत्यु दर में कमी आना, ये सारी चीजें इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है। इन्हीं चीजों को ए स्ट्रक्चर्स को हमने टेबल में बता रखा है। 1971 में 46% थे, यहाँ 47 थे, यहाँ केवल 5% थे। ये बढ़ के हो गए हैं 8, ये 47 से हो गए 61 और ये 46 से हो गए 29, क्योंकि यहाँ पे तो जो हम बर्थ रेट है उसमें कंट्रोल कर रहे हैं। पहले तो क्या था, हम दो हमारे 10। 1971 के समय अगर हम बात करें, हम दो हमारे 10 वाला काम था। 5-6 से नीचे तो किसी के बच्चे होते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था भाई। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, यानी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे का 1 साल का होने से पहले पहले बच्चे की जो मृत्यु हो जाती थी, वो ज्यादा था। स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों की डेथ हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे चल के हम लोगों की जनरेशन आई, तब पेरेंट्स को पता लग गया भाई, हाँ हॉस्पिटल डिलीवरीज वगैरह शुरू हो गई हैं, सब कुछ बढ़िया होने लग गया है। तो भाई अब उन्होंने क्या किया, अपनी बच्चों की संख्या घटाई। ठीक है। 2 या 3 के ऊपर आ गए। और आज के समय तो वही वही बात है, हम दो हमारा एक ही बहुत, उस कैटेगरी पे आ गए भी। हम दो हमारे दो लिखा होता है, लेकिन वो पेरेंट्स बोलते क्या कि हम दो और हमारा एक ही बहुत है, एक ही को अच्छे से पाल लें, वो ही बहुत बड़ी बात है इस महंगाई के दौर में। तो कहीं ना कहीं इस एज ग्रुप में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे भी कमी हुई है और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे कमी होना, एज ग्रुप 0 से 14 में कमी होना भी डेवलपमेंट की निशानी है। 60 से ज्यादा 60 या 60 से ज्यादा की उम्र में बढ़ोतरी होना, ये भी डेवलपमेंट की निशानी है। और इसके अंदर 15 से 59 के अंदर ग्रोथ होना, बढ़ना, ये भी डेवलपमेंट की निशानी है। तो टेबल 6 से हमें क्या सीखने को मिला, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। यही सारी चीजें इसके अंदर भी लिखी हुई हैं। जो बुजुर्ग आबादी वाले लोग हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं एक अच्छे संकेत है ये कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी हो रही हैं, कार्यशील जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, जिससे मानव पूंजी का विकास ज्यादा हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है भाई कि जो लोग हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, काम करने वाले ज्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्शन का इसका ऊपर सीधा सीधा प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, क्षमता में सुधार हो रहा है। हरियाणा की जनसंख्या की आयु संरचना में काफी परिवर्तन देखा गया है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था के पद पर आगे लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्स फीमेल रेशियो इन हरियाणा। सेक्स फीमेल रेशियो इन हरियाणा, अब इसका मतलब क्या है? सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पे यानी मेल्स पर, ठीक है, कितनी फीमेल्स हैं, फीमेल्स महिलाएं कितनी हैं, ये क्या होता है? जनसंख्या जनसंख्या के अंदर ये क्या होता है? सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात होता है। अब जन्म दर, मृत्यु दर, इनमें से पूर्ण निर्धारक पहले से निर्धारक है ये। ठीक है। लोअर सेक्स रेशियो, अगर सेक्स रेशियो के अंदर कमी आती है, या कह लो कि सेक्स रेशियो लिंगानुपात अगर ज्यादा होता है तो, सॉरी ज्यादा नहीं कम होता है, तो क्या इसका मतलब क्या है? समाज के अंदर सोशल और मोरल इवल्स है, नैतिक बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले देखने को मिलेंगे। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारा सेक्स रेशियो था इंडिया का, वो 940 है। लेकिन सभी राज्यों में सभी राज्यों में उस समय तो 29 राज्य थे, 29 राज्यों में 29वें नंबर पे थे हम। आज अगर हम बात करें तो हमारा नंबर 28वां है, लेकिन उस समय हमारा नंबर भी 29वां था। ठीक है, क्योंकि राज्य 29 थे। और अगर यूटीज को मिला देते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दें, तो 2-4 रैंक और हमारा पीछे चला जाता था, 32-33 के आसपास। ठीक है।
तो कहीं ना कहीं जो हमारा राज्य है सबसे बुरी हालत थी उसकी किसमें, लिंगानुपात के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था, 940 केंद्र सरकार का, और हमारा कितना है 879, यही था। ठीक है, 940 सेंटर का, 879। 1971 में 930 था इंडिया का, जो 930 से बढ़ के 940 हो, यहाँ 867 था। यानी स्थितियां हमारी स्टार्टिंग से बिगड़ी हुई है। ठीक है, तो एट अ ग्लैंस, एक ही बार में अगर सब कुछ समझना चाहे, तो पॉपुलेशन 254, मेल्स 135, फीमेल्स 119, उसके बाद सेक्स रेशियो 879, चाइल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी 0 से 6 साल की जो फीमेल बच्चियां हैं, गुड़िया हैं जो, वो कितनी है, वो 830 है। ठीक है, प्रति हजार के ऊपर, 0 से 6 साल के अंदर। उसके अलावा पॉपुलेशन में गिरावट कितनी है, 1900, सॉरी, पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ पूछिए, तो 19.90। लिटरेसी 76.64, मेल लिटरेसी 85 परसेंटेज हमारी कितनी है, 65.2। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन में 34.2 परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टेट का पॉपुलेशन परसेंटेज, कितना परसेंट पॉपुलेशन है हमारी, कितनी परसेंट पॉपुलेशन, 2.09, एरिया 1.34। ये हमारा बिल्कुल रफली वही डाटा है, हर बार हमें पढ़ना है, हर बार हमें समझना है, और हर बार इन्हीं के बेसिस पे हम अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत भी इसी से होगी। ठीक है जी, एक मिनट, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट जो हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने पॉपुलेशन का पूरा फैक्टर कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन हरियाणा। हरियाणा में स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है, हरियाणा में स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में देखें तो हरियाणा सरकार ने देखो सभी नागरिकों को बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपने नागरिकों को अच्छे से, पूरी तरह से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्रोवाइड करने के लिए बाध्य होती है। उसके ऊपर ये उसकी जिम्मेदारी है कि भाई उसको अच्छी ना हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है अपनी जो जो भी अपनी जनसंख्या है उनको। ठीक है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो हमारी जो कई क्षेत्रों में अच्छे काम करने के बाद भी अच्छे एफर्ट नहीं आ रहे, और कई जगह पे बहुत अच्छे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे जो इफेक्ट आते हैं। हरियाणा की स्थापना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्रों में काफी व्यापक और लगातार प्रयासों से बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब पॉपुलेशन साथ साथ में बढ़ती है, जब पॉपुलेशन साथ साथ में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह भी इंप्रूव करनी पड़ती है, हर चीज इंप्रूव करनी पड़ती है, बेटर करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हमने इन फैक्टर्स में काफी डेवलपमेंट की है, इन चीजों में हमने बहुत डेवलपमेंट की है। ठीक है, तो वन कैन स्टेट विद प्राइड दैट हमने जो हमारे जो डेथ रेट है उसमें काफी कमी आ गई है, जो जन्म दर है उसमें काफी कमी आ चुकी है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर है वो उसमें काफी कमी आई है, और इसके अलावा जीवन प्रत्याशी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई है। ठीक है, हरियाणा के अंदर हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो एक नेटवर्क बना हुआ है, 3,374। ठीक है, 3,374 हॉस्पिटल्स हैं। अगर हॉस्पिटल्स की संख्या पूछ ले तो आपसे, सामुदायिक केंद्रों की संख्या, हॉस्पिटल्स हैं 3,374 हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सामुदायिक केंद्र अलग से हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, डिस्पेंसरीज, सब सेंटर्स, ये सारे मिला के लगभग 3,374 के लगभग बैठते हैं। ठीक है, ये सारा डाटा आपको कहाँ दिखा मिलेगा, यहाँ लिखा मिलेगा। देखो, नंबर ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, 1966-67 में ये केवल 785 थे। ठीक है, कितने थे, 785 थे, अब बढ़ गए ये 3,374 हो गए 2015-16 तक। 2011-12 का डाटा नहीं है यहाँ पे, लेटेस्ट डाटा मिला हुआ है 2015-16 तक का। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ अवेलेबल बेड इन हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटरों में 4,584 बेड थे, अब 10,000 से ज्यादा बेड हो चुके हैं। बर्थ रेट, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन वाले कैटेगरी। ठीक है, इसकी यही चीजें ये दिखा रहा है कि भाई हमारी डेथ रेट कितनी घट गई है। ठीक है, 2014 तक
आते आते हम 6.1%, एक सेकंड एक बार वापस जाना। हाँ 6 पॉइंट, अच्छा इसमें लेटेस्ट डाटा भी दे रखा है 2011-12 वाला डाटा इसने यूज किया हुआ है 15-16 में। 2011-12 वाला डाटा ही 15-16 में यूज किया हुआ, सेम डाटा का सेम आंसर। ठीक है, तो सेम डाटा का सेम आंसर है, तो हमारे यहाँ पे भी सेम ही रहेगा एक्सप्लेनेशन। तो 2015-16 में बढ़ के संख्या इतनी हो गई है। उसके बाद 1971 में 9.9 से एक घट के मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर थी वो 6.1 रह गई है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर जो थी वो 1072 से घटकर 36 पे आ गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आए। 12वीं 11वीं 12वीं या 11वीं 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी आखिरी में, उसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो रेट था, उस मेटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी प्रति लाख महिलाओं में से जो माताएं हैं उनकी मृत्यु दर को कम करना, 127 का करंट स्टेटस था उस समय जब ये बुक प्रिंट हुई है, जिस बुक से ये डाटा है उसका 127 था। लेकिन उसके बाद करंट टारगेट था 2017 तक 80 था, 80 का, जो हमने काफी अच्छी तरह अचीव भी कर लिया है। ठीक है, इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1036 28 हो गया है ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर ही डिलीवरी हो, ये 100% टारगेट था हमारा। और हर एक बच्चे को इम्यूनाइजेशन के जो टीके वगैरह लगते हैं, पैदा होते ही बीसीजी के टीके लगते हैं, फिर 3 महीने पे, फिर 6 महीने पे, 9 महीने पे, 1 साल पे, 2 साल पे, 5 साल पे जो इंजेक्शंस लगते हैं वो इम्यूनाइजेशन पूरे हों। ठीक है, ये सारी हमारे तरीके थे। उसके अलावा इन ऑर्डर टू अचीव हेल्थ टारगेट ऑफ 12th ईयर 5 ईयर प्लान मैनी स्टेप हैज बीन टेकन बाय हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि भाई जो बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, जैसे कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, जिसके पहले ये है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, 1 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, इस स्कीम के तहत 231 तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर, जिसके अंदर एक्सरे, इन्वेस्टिगेशन, रे, ईसीजी, इंडोर एक्टिविटीज, दवाइयां, रेफरल ट्रांसपोर्ट मतलब एम्बुलेंस का लाना ले जाना, ठीक है, सर्जिकल प्रक्रियाएं, निशुल्क बुनियादी प्रयोगशाला जांच, ईसीजी, इंडोर सेवाएं, रेफरल परिवहन परिवहन और इसके बाद सिफारिश पर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाना, हर चीजें, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। इसके अलावा फ्री मेडिसिन, मुफ्त में दवाइयाँ, ओपीडी में 5 रुपए की पर्ची कटाओ और मुफ्त में दवाइयाँ ले जाओ। ठीक है, कैजुअलिटी केसेस में, ठीक है, जब आकस्मिक मामले हो जाते हैं या डिलीवरी केसेस होती हैं तो गवर्नमेंट पूरी तरह जो मुफ्त इलाज करती है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा, स्वास्थ्य वाहन सेवा, यहाँ पे बात वाहन की आ गई तो वाहन, हेल्थ डिपार्टमेंट का वाहन क्या हो सकता है? एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा शुरू की गई, जिसके अंदर बीपीएल परिवारों को या बीपीएल परिवारों के जो पेशेंट्स हैं उन सबको मुफ्त सेवाएं अवेलेबल कराना। ठीक है, इसके अलावा जो लोग वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन वाहनों का उपयोग मरीज इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के लिए भी ले जाने के लिए भी कर सकता है। जो बीपीएल है, पीड़ा कार्ड वगैरह कह देते हैं, बीपीएल है, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो कह लो उससे अबव है, ठीक है, हरे कार्ड वाले जो उससे अबव लेवल पे आ रहे हैं, एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनको थोड़ा सा शुल्क देना पड़ता है, लेकिन वो शुल्क भी इतना ज्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य के लिए जो हरियाणा में संस्थागत प्रसव है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, वो काफी बढ़ने को देखने को मिली है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मतलब क्या होता है? संस्थागत प्रसव का मतलब कि भाई जो डिलीवरीज हैं, ठीक है, जो डिलीवरी हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं। जो पहले होता था ना कि जो दाइयाँ करती थी, क्योंकि जब तक मेडिकल सुविधाएं ज्यादा नहीं थी तो उस समय तक, पुराने समय पे बोलते थे दाई माँ। ठीक है, बोला दाई माँ बच्चे पैदा करवाती थी, और जो दाई माँ थी वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होती थी, जिसकी वजह से मेडिकल सुविधाएं साथ साथ में नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चों की डेथ रेट काफी ज्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा होता था उससे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने
जननी सुरक्षा योजना ये भी शुरू की हुई है, जिसके अंदर 1500 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं एस सी एस टीज को मिलते हैं। ठीक है, और 1500 रुपये में कि उनको संस्थागत प्रसव के अंदर सहायता मिलती है, तो वो अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून की कमी हो उसके, वो डाइट प्रॉपर डाइट से उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुफ्त निदान सेवाएं, मुफ्त दवाएं, सब कुछ सुविधाएं हैं। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ, बच्चों का स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण, टीकाकरण करना। नवजात बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है ना, उस समय से उसको इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, और 5 साल 10 साल की उम्र तक इंजेक्शन लगते हैं इम्यूनाइजेशन के। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है। इसके बाद आयुष डिपार्टमेंट बनाया। आयुष डिपार्टमेंट में आप समझते हो, ए से आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, या फिर कह लो नेचुरोपैथी। ठीक है, आयुर्वेदा, वाई से ये योगा या फिर प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी। ठीक है, पूरा जोड़ के बना दे, शॉर्ट फॉर्म में हो गया आयुष। तो आयुष, इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आयुष मंत्रालय भी बनाया है, और हर एक हॉस्पिटल्स में आप देखने को मिलेंगे, आपको हर एक हॉस्पिटल्स में आपको आयुष के छोटे छोटे मेडिकल क्लिनिक्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये कब होता है, आयुष से, इन चीजों से इलाज कब होता है, जब आपके ऊपर जो अभी रिसेंट में जो मॉडर्न दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर जाए। जो मॉडर्न दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर जाए, तो ऐसे केस में मरीज की जान बचाने के लिए इन दवाइयों का सहारा लिया जाता है। ये दवाइयां स्लो होती हैं लेकिन काफी इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अभी इसी से रिलेटेड हमारे इसका नए नाम से ये चीज चल रही है इसकी, जिसके अंदर हम कहते हैं आयुष्मान, आयुष्मान योजना। ठीक है, एक इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो इंजेक्शंस वगैरह बच्चों को लगते हैं, उससे रिलेटेड जो योजना चल रही है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष योजना। ठीक है, इंद्रधनुष योजना। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के नाम का अब नए नाम से, कौन सी सेम चीज, सेम योजना अब नए नाम से चल रही है, किस नाम से, अ, अभी तो बताया था। हाँ जी, हाँ, आयुष्मान योजना। ठीक है, आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड जिसमें बनते हैं। पहले ये 30,000 तक का स्वास्थ्य बीमा करते थे, अब ये बीमा पर 5 लाख रुपए तक का हो चुका है। 5 लाख पर फैमिली। ठीक है, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में इस योजना को फॉलो किया गया था, उस समय जब ये आई थी तब भी और अब भी। और हरियाणा गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड काफ़ी अवार्ड्स बांटे हैं, बहुत सारे, बहुत बढ़ चढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है हरियाणा की सरकार का इस योजना के तहत। इसके अलावा अन्य योजनाओं की बात करते हैं, तो अन्य योजनाओं में के अंदर कन्या शिशु की देखभाल करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई जाती है। हरियाणा को नशा मुक्त रखने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। आशा वर्कर के बारे में आपने सुना होगा। आशा वर्कर जो गांव को, रूरल folk को हेल्थ सिस्टम से जोड़ के रखती है। कोई भी फीमेल, आज के समय कोई भी फीमेल जब माँ बनने वाली होती है, तो सबसे पहले उनके आस पड़ोस में लोगों को जैसे ही पता लगता है, तो आशा वर्कर सबसे पहले आके आपसे संपर्क करती है, भाई आओ आपके डॉक्यूमेंट्स दो, आपको किन सुविधाओं की जरूरत है, उनके हिसाब से हम बात करते हैं, वैसे ही चलते हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता के लिए ये सारी चीजें शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो न्यूट्रिशन इन हरियाणा, हरियाणा में पोषण। ठीक है, तो हरियाणा में पोषण की बात करें, तो हरियाणा में पोषण के लिए भी काफी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, एक अच्छी न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जो भोजन आप खाते हैं उसमें प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, एक संतुलित आहार हो, जिससे आपकी जो हेल्थ है वो काफी अच्छी रहे। इसी चीज को प्रोवाइड करने के लिए हरियाणा में भी पोषण पोषण, हरियाणा में पोषण को बढ़ाने के लिए काफी चीजें शुरू की गई हैं। ठीक है, तात्पर्य है शारीरिक गतिविधियों के साथ संतुलित आहार से है। और खराब पोषण में काफी, एक कह लो कि अगर खाना आपको खराब मिलता है, आपको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है,
बीमारियों से बचने की जो आपकी प्रतिरोध क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपको ज्यादा बीमारियां पकड़ेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब रहने लग जाएगी, आपकी उत्पादकता घट जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए एक्ट 2013 के तहत, एनएफएसए एक्ट 2013 के तहत काफी खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किए हैं, काफी नई नई योजनाएं लागू की हैं, जिसके अंदर जैसे एक है किशोर शक्ति योजना। इसमें 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, आंगनवाड़ियों के मध्य से चलाई जाती है। हेल्थ, हाइजीन, पोषण, इम्यूनाइजेशन, चेकअप्स, हेल्थ डाइटरी फाइबर्स, हर चीज के ऊपर इसमें ध्यान दिया जाता है, ठीक है, टीकाकरण वगैरह सारी चीजें, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। इसके अलावा अनुपूरक पोषण प्रोग्राम, इसको भी चलाने वाले कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा, हरियाणा का महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। और इसी बाल विकास विभाग के अंदर इसका जो ध्यान होता है वो 6 वर्ष से कम के बच्चों के ऊपर होता है, साथ साथ गर्भवती महिलाओं के ऊपर, या स्तनपान करने वाले, स्तनपान कराने वाली, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, वून मदर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को क्या बोलते हैं? लैक्टेटिंग, लैक्टेटिंग मदर्स, उनके ऊपर, उनके पोषण के ऊपर, 6 साल से कम की उम्र के बच्चों के ऊपर, माँ बनने वाली गर्भवती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस गवर्नमेंट को मेनली क्या है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टैब्लिश किया गया था, और वहां से ही उसके बाद हर जगह इसको फैलाया गया। स्टार्टिंग में इसको फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर, ठीक है, इन 5 जिलों में शुरू किया गया था। 2014-15 में गवर्नमेंट ने दाल रोटी योजना चलाई, हरियाणा सरकार ने योजना चलाई 2015 में दाल रोटी, ठीक है। अब तो अन्नपूर्णा किचन जैसी भी योजनाएं काफी चलती हैं। तो उसके अंदर क्या था, 2.5 किलो दाल मिलती थी हर एक फैमिली को, 20 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। 2.5 किलो दाल एक एक महीने में एक फैमिली को। इसके अलावा किशोर व्यक्तियों के लिए राजीव गांधी, किशोरियों के लिए, एडोलसेंस गर्ल्स के लिए, किशोरियों के लिए कह लो कि राजीव गांधी स्कीम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल, किशोरियों की सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, ठीक है। राजीव गांधी योजना, इस योजना के अंदर किशोर किशोरियों की जो किशोर लड़कियां हैं जो एडोलसेंस एज में है, ठीक है, 14 से 18 वाले, उनके ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है, और उनके देखभाल की जाती है, उनके परिवार के देखभाल के प्रति उनको जागरूक भी किया जाता है, चाइल्ड केयर वगैरह मामले में उनको काफी डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना, यानी ये भी एक फीमेल्स के लिए, ये भी फीमेल्स के लिए है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, ठीक है, और शिशुओं का ध्यान रखने वाली भी ये योजना है। इसके अंदर कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। गर्भवती और स्तनपान महिलाओं को, बच्चे को 6 महीने तक की उम्र, बच्चा जब तक 6 महीने तक का नहीं हो जाता तब तक उसको कैश इंसेंटिव मिलता है, पैसा मिलता है कैश में, ताकि बच्चे का देखभाल अच्छे से हो सके, बच्चे का जो खान पान है अच्छे से हो सके, क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चा बाहर से कुछ खाता नहीं है, केवल माँ का दूध पिएगा 6 महीने तक, और उस 6 महीने के दौरान माँ अगर पूरे न्यूट्रिशन, माँ का न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो बच्चे का न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने ये योजना भी इसी ने शुरू की थी, सेम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इसको NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। आशा वर्कर्स के साथ मिलकर शुरू किया जाता है, क्योंकि आशा वर्कर्स को पता होता है कि कहाँ पे क्या जोड़ना है, क्योंकि आशा वर्कर्स जो होती है ना, आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होती है, उनके साथ साथ NRHM के जो लोग होते हैं, वो मिलके इन योजनाओं को शुरू करते हैं, ताकि गांव के, शहरों के जो लोग हैं उनको काफी डेवलप किया जा सके, उनके बीच में जागरूकता पहुंचाई जा सके, स्वच्छता उनको प्रदान की जा सके,
उनको अच्छा पोषण प्रदान की जा सके, बच्चों की देखभाल की जा सके। क्योंकि जो आशा वर्कर्स को इसके अंदर लीडिंग रोल दिया जाता है, इसके अंदर जो लीडिंग रोल है वो किसका है? आशा वर्कर्स का है। आशा वर्कर्स का लीडिंग रोल क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, जो आशा वर्कर्स हैं वो कौन अपॉइंट की जाती हैं? जो आपके आसपास की लेडीज होती हैं। ठीक है? आप आशा वर्कर हमेशा वो लेडीज होंगी जो आपके ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, आपके आसपास रहती हैं और आपको अच्छे ढंग से जानती हैं, बेटर विलेज की हैं, बेटर अच्छे से कांटेक्ट कर पाती है, संपर्क स्थितियां बेहतर बना पाती है आशा वर्कर। अब नुकसान क्या है? डेफिशिएंसी इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटीज। ऐसी स्वास्थ्य पोषण सुविधाओं में कमियां क्यों हुई हैं? कमियां क्या है? कमियां ये है कि भाई हेल्थ सर्विसेज इक्वल नहीं है। शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल मिल जाते हैं, वहीं गांव में छोटे मोटे क्लिनिक भी नहीं मिलते। ठीक है? गांव में छोटे मोटे क्लिनिक नहीं है, पर शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। दिन ब दिन बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती जा रही हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा खराब प्रबंधन है, मैनेजमेंट ढंग से नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा नहीं है। ठीक है? हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा नहीं है। हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा नहीं है, पूरी सुविधाएं टूटी हुई हैं, बेड वेड टूटे हुए हैं, मैनेजमेंट खराब है। ठीक है? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की तरफ ज़्यादा लोग झुका रहे हैं। सरकार क्योंकि सुविधाएं पूरी ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो लोगों का जो खिंचाव है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ज़्यादा है। ठीक है? तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा है। पुअर एंड कीप एंड मेंटेनेंस, खराब रख रखाव और रख रखाव, पुराने तरीके से खराब रख रखाव है। पुअर सैनिटेशन लेवल, स्वच्छता का स्तर काफी खराब है। महिलाओं के अंदर एनीमिया, एनीमिया यानी आयरन की कमी, आयरन की कमी, अनीमिया का मतलब क्या होता है? आयरन की कमी। तो महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी देखने को मिलती है। ठीक है? और खासकर जो आपने अगर कभी नोट किया हो, तो जो फीमेल्स होती हैं, जिनके प्रेग्नेंट फीमेल्स, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनको हॉस्पिटल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन और फॉलिक एसिड की खास टैबलेट दी जाती है, जो उनको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए सजेस्ट की जाती है। ठीक है? और क्यों सजेस्ट की जाती है? क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड की, ये ब्लड में जिसको बोलते हैं आमतौर पर खून खून बोल देते हैं, लेकिन वो होता है एचबी, एचबी की कमी हो जाती है। साथ साथ में आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन को, खून को बढ़ाने के लिए, खून में लोहे की क्षमता बढ़ाने के लिए, एनीमिया को मुक्त करने के लिए, ठीक है, इनके लिए भी काफी योजनाएं चलाई गई हैं। एनीमिया मुक्त भारत, ये भी एक योजना का ही नाम है। तो एनीमिया लेवल काफी देखा जाता है वुमेन्स के अंदर, और जो गर्ल चाइल्ड है उनको काफी उपेक्षित किया जाता है, बालिकाओं को उपेक्षित कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि भाई फीमेल्स को सोचते हैं कि यार इनको क्या ही ज्यादा काम करेंगे। हालांकि जो ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है गर्ल चाइल्ड को पड़ती है, लेकिन इनकी तरफ ध्यान ना देके एक लड़के की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो जी।